नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां तकरीबन 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में लगातार जुटी हुई है। उत्तराखंड की घटना में अभी तक 31 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 175 की तलाश अभी भी लगातार जारी है। बता दें कि उत्तराखंड हादसे में कुल 206 लोग लापता हुए थे। इनमें से अब तक 31 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 2 ही लोगों के शव की पहचान हो पाई है, बाकी शवों की शिनाख्त की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के जीजीआईसी इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी स्कूल के तहत 3 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया। जीजीआईसी राजपुर समेत 3 स्कूलों के स्मार्ट स्कूल की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ विधायक राजपुर खजानदास, मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव मीनाक्षी सुंदर कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो दून के 3 स्मार्ट स्कूलों की सौगात मिली है और सीएम ने 3 स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण भी किया है। चमोली में भीषण आपदा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां इस हादसे के बाद एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इसी बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के बयान से उत्तराखंड की सियासत भी गर्मा चुकी है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जाएगा। मंत्री जी की यह बात प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को नागवार गुजरी और उन्होंने मंत्री जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि अभी तक नुकसान का कोई सटीक आंकड़ा भी राज्य सरकार के पास नहीं है। उस स्थान की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, वहां जल विद्युत परियोजना बननी चाहिए या नहीं, इसका भी आकलन नहीं हुआ है। राहत के काम भी अभी गतिमान है। ऐसे में मंत्री जी को आम जनमानस की चिंता न होकर पावर प्रोजेक्ट की चिंता सता रही है, और सताएगी भी क्यों नहीं। आखिर वो ऊर्जा मंत्री हैं, वो अपनी सारी ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में लगा रहे हैं, जबकि ये ऊर्जा लोगों को राहत देने में दिखनी चाहिए। माननीय मंत्री जी की जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा है कि इस समय जो रेस्क्यू में लगनी चाहिए थी वो उनको फिर चिंता हो गई कि पावर प्लांट चल रहा है, पावर प्लांट शुरू हो रहा है। पहले कम से कम पूरा विश्लेषण हो जाए, पूरा रिसर्च हो जाए कि ये अवलांचे था, ये कोई ग्लेशियर टूटा है, ये किस तरह की गतिविधि थी जिसके कारण इतना भयंकर नुकसान हुआ है। उसकी जांच करने की बजाय अभी वो रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है, लोगों की जानें नहीं बची हैं, लोग वहाँ फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जान का नुकसान हुआ है। जान माल का नुकसान की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, उनको चिंता पावर प्रोजेक्ट की हो गई है। मैं समझता हूँ कि इस समय थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस पर बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और पूरी परिस्थितियां जब तक सामने ना आ जाए, कारण सामने अभी तो साइंटिस्ट कंफ्यूज है, अभी जियोलॉजिस्ट कंफ्यूज है, अभी तमाम वो लोग जिन लोगों को इसके बारे में जांच करनी है वो लोग अभी इस पर भ्रम में है कि ये हुआ क्या है। जब तक पता नहीं लग जाता और वहां पर क्या पावर प्रोजेक्ट फिजिबल अब भविष्य में है या नहीं है, और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, इसकी कौन गारंटी लेगा। मैं समझता हूँ जल्दबाजी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य को यहां की जल शक्ति नदियों और उन पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं के कारण ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, किंतु यहां की जल विद्युत परियोजनाओं और निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में कितनी मानव शक्ति काम कर रही है, ये ना तो श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित श्रमिक कल्याण बोर्ड को पता है, ना ही राज्य सरकार को पता है। देखिए, चमोली के जोशी मठ में जो ये आपदा हुई है रेणी गांव, ये आंखें खोलने वाली है। अब सब लोग लग गए हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए, काम बड़ी जल्दी शुरू हो गया, एनडीआरएफ पहुंच गई, एसडीआरएफ पहुंच गई। अरे भैया, कोई ये तो पूछो मुख्यमंत्री से, राज्य की सरकार से कि पन बिजली योजना इतने लंबे समय से वहां काम चल रहा है,
उसमें लोग हैं कितने काम करने वाले, कितनी लेबर है। एनटीपीसी का काम चल रहा था, वो तो बहुत बड़ी परियोजना है, 500 मेगावाट से ऊपर की परियोजना है। जो ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना है वो तो छोटी सी है, 11 मेगावाट की, लेकिन एनटीपीसी की तो परियोजना 500 मेगावाट से ऊपर की है। इतनी बड़ी परियोजनाओं में कितने लोग काम कर रहे हैं, सरकार के पास कोई आंकड़ा है? राज्य भर में उत्तरकाशी से लेकर के, टिहरी से लेकर के, चमोली और रुद्रप्रयाग से लेकर के और पौड़ी तक जितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, क्या सरकार के पास आंकड़ा है कि इसमें काम कितने कर रहे हैं? कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट के लेबर के हैं, कितने डेली वेजेस वाले हैं, कितने परमानेंट हैं, कितने प्रोजेक्ट के लोग हैं? कोई किसी को पता ही नहीं है। अभी तक ये ही नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि कितने लोगों वहां पर काम कर रहे थे और कितने लोग मिल पाए हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर पाए हैं, ये कुछ मालूम नहीं है। मैं समझता हूं कि ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर कैजुअलिटी होने की संभावना है। ईश्वर न करे कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हो, लेकिन जिस प्रकार से वहां के स्थानीय नागरिकों से सूचनाएं मिल रही है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर उस समय काम कर रहे थे जब ये एवलांचा आया, जब ये तमाम घटना हुई। पूरे प्रदेश का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वहीं देहरादून में आम आदमी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने कहा कि चमोली आपदा बहुत ही दुखदाई है, लेकिन चमोली पहुंचकर बीजेपी नेता अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं और जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको बाधित करने का काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस समय प्रशासन को अपना काम करने देना चाहिए, वहां जाकर उसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। चमोली ज़िले में जो आपदा आई है, बहुत ही दुख की बात है कि ये जो घटना हुई है और जिसमें कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसमें एक बात देखने में ये आ रही है कि बीजेपी के कुछ नेतागण भारी संख्या में उस जगह पहुंच रहे हैं, जिससे कि सर्च ऑपरेशन में कहीं ना कहीं बाधित होता है सर्च ऑपरेशन। और जो अधिकारी हैं वो बीजेपी नेताओं की आवभगत में लग जाते हैं। तो देखिए, इस समय एक आपदा का माहौल है, बड़ा दुखद माहौल है। इस समय कोई वो सैर सपाटे की जगह नहीं है जहाँ पे बीजेपी के नेता इतनी भारी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सर्च ऑपरेशन बाधित होता है और जो मैसेज है वो ठीक नहीं जाता, क्योंकि प्रशासन को अपना काम करने दें। वहीं उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार द्वारा निर्माण विकास कार्य में तेजी लाने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के बीच समीक्षा लगातार जारी है। इसको लेकर आज काशीपुर मंडी समिति में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री विनय रोहिला ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसमें अधिकारियों को विकास कार्यों में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई जो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में ढिलाई बरत रहे थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, सिडकुल, पिडकुल और स्थानीय स्तर से पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंतागण और अपने नगर आयुक्त और ईओस यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम एफआर साहब चौहान जी, एमएसएलओ साहब यहाँ पर हम इसलिए उपस्थित हैं कि जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं उनके ऊपर कार्य की तीव्रता है। तो कुछ समस्याएं थी, उनको लेकर बैठे। उन समस्याओं में मैं जिला प्रशासन को बधाई दूंगा कि अभी जो बांसखेड़ा के अंदर अंडरपास की समस्या थी वो सॉर्ट आउट कर ली गई है। खबर रुड़की से है, जहां आईआईटी के छात्रों ने चमोली में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। शोधकर्ता इस त्रासदी पर चिंतित है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए बारीकी से मंथन किया जा रहा है। वहीं आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली में आई आपदा में काफी अंतर है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्रों में हजारों ग्लेशियर हैं, लेकिन इनके शोध करने के लिए भारत में एक भी संस्थान नहीं है जो ग्लेशियरों पर स्टडी कर सके। नेचुरल रिवर है, बर्फ की रिवर है, आइस की रिवर आप बोल सकते हैं। वो हमेशा चेंज होता ही रहता है, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लेशियर चेंज नहीं होगा। और उसके जो अदर क्लाइमेट के जो इफेक्ट है उस ग्लेशियर पे सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी पे दिखाई देते हैं। तो अगर ग्लेशियर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड
स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो पुराने और हमारे सर अजंता सर वगैरह इस फील्ड में और रिसर्च कर चुके हैं, उन्होंने भी यह बताया है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो हमने जो सैटेलाइट इमेज के अध्ययन किया है उसमें हमें ये समझ में आया है कि किसी लेक के फटने से नहीं हुआ है, हालांकि एक एवलांस के कारण हुआ है, या एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा एक स्लोप में से गिर गया है। और वो हमें कैसे पता चला? हमने 2 सैटेलाइट इमेज देखा, 6 तारीख का और 7 तारीख का, जो कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट में भी आया है, इसरो ने भी उसको कंफर्म किया IRS देहरादून में। तो हमने देखा कि रेनी गांव के राइट मतलब ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो करीब 14 किलोमीटर आगे चल के एक जो है वहाँ एवलांस का स्पॉट है जहाँ से बर्फ़ गिरा था, और उस एवलांस के कारण ये पूरा पानी रिलीज़ हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो एवलांस के कारण पानी कैसे रिलीज़ हुआ? तो उसमें 2 थ्योरीज सामने जो है समझ में आ रहा है हमें, अब तक उसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। पहला थ्योरी ये है कि वहाँ जो एवलांस हुआ, जहाँ पे आके वो गिरा, तो वो पूरा ग्लेशिएटेड एरिया है, तो वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही नहीं है, वहाँ कुछ पानी के पैचेस भी रह सकते हैं। तो वहीं चमोली में टनल से मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू कार्यों के साथ ही SDRF उत्तराखंड पुलिस लोगों की मदद कर रही है। जहां रेस्क्यू कार्यों के साथ ही ग्रामीणों के सामान को मलबे से सुरक्षित निकाला जा रहा है। जोशीमठ के रेडी गांव के लोगों ने SDRF जवानों के इस मानवीय कार्य की खूब सराहना भी की है। वहीं इन्हें उत्तराखंड के देवदूत के नाम से भी पुकारा जा रहा है। हल्द्वानी में बीजेपी नेताओं ने धरना खत्म कर दिया है और बीजेपी नेता पार्षद तन्मय रावत की गिरफ्तारी से नाराज होकर कोतवाल को हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस अधिकारी ने कोतवाल को पुलिस कार्यालय से अटैच कर दिया है और 5 दिन में पूरी जांच करने के आदेश दिए हैं। मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसके भी अपने राइट्स हैं, उसको भी बेल मिलती है, जमानत मिलती है। अगर सज़ा कम होती है विचार के बाद, न्यायिक प्रक्रिया के बाद, तो उसको बेल थानों से भी दी जाती है। यह विवेक पुलिस का ही होता है। इस पर्टिकुलर विषय की जहाँ मैं बात करता हूँ तो लगभग जितनी भी धाराएं इसमें लगी थी उसमें 1 ईयर से नीचे का इम्प्रिजनमेंट था, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सिद्ध होने के बाद। मेयर साहब कोतवाली में आए तो मेयर साहब अपने जिन साथियों के साथ आए, संभवतः उनको ये लगा कि उनके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार नहीं किया गया, इस बात से वो आहत थे। और उसके बाद तमाम पार्षदगण के साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी और उनके द्वारा ये कहा गया कि कोतवाल को हटाया जाए। इसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि और उनको ये अवगत कराया गया कि इसमें जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी का दोष हो, विशेषकर कोतवाल का, तो वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और दिल्ली में लगातार कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं रुड़की के नारसन कला गांव में ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं के प्रवेश पर ही रोक लगा दी है। ग्रामीणों ने गांव में मुख्य मार्ग पर एक बैनर लगा दिया है जिस पर लिखा है कि बीजेपी नेताओं का गांव में आना सख्त मना है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नारसन कला गांव में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर बीजेपी नेता गांव में प्रवेश करते हैं तो स्वयं जिम्मेदार होंगे। महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत, राकेश यूनियन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पहुंचे और रैणी गांव में ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात भी की है। और हरीश रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का पूरा निरीक्षण भी किया और साथ ही रैणी गांव में जो भी ग्रामीण थे उनसे मुलाकात करके उनका हालचाल भी जाना है।
उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण आरोप पत्र समिति की पहली बैठक आगामी 11 फरवरी को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में होगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व काबीना मंत्री नवप्रभात की अध्यक्षता में होगी। बैठक में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य कांग्रेस मौजूदा सरकार के विरुद्ध महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक करके त्रिवेंद्र सरकार के विरुद्ध तथ्यों पर आधारित एक मजबूत आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से जो आरोप पत्र तैयार होगा वो आरोप पत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उक्त कमेटी भेंट करेगी और उस आरोप पत्र को लेकर राज्य कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आरोप पत्र समिति बनाई है जिसकी परसों बैठक हो रही है और भूतपूर्व काबीना मंत्री श्री नवप्रभात उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और हम बड़े पैमाने पर जितना भी भ्रष्टाचार है शुरुआत से लेकर और जो ये नवीनतम एक आरोप श्रीमती मेनका गांधी ने भाजपा के सांसद और मंत्री ने लगाए हैं जिसमें 3200 करोड़ रुपए का भेड़ घोटाला हुआ है, इस तक की भी हम जांच की मांग। तो वहीं हरिद्वार में मादक द्रव्य पदार्थों की रोकथाम के लिए एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक चरस तस्कर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से 150 ग्राम अवैध चरस और एक चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हकीमपुर तुर्रा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली कहासुनी में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सगा भाई नशे में धुत था। जब उसने इस घटना को अंजाम दिया तब वो अपने होश में नहीं था। घटना की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गांव में पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में शव को भेजा गया है। हल्द्वानी में कोतवाली के अंदर नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह के द्वारा धरना देकर अजमेर रावत को कोतवाली से छुड़वाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते आज हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के अंदर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि जिस प्रकार से भाजपा के पार्षद की गुंडागर्दी के चलते भाजपा के लोगों ने इस प्रकार का दबाव डालकर आरोपी पार्षद को जबरन छुड़ाया और कोतवाली से ले गए और कोतवाल को सस्पेंड करने की मांग की गई, जबकि मुकदमा विभिन्न धाराओं में पंजीकृत था। इसी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी कोतवाली में आकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जब तक कोतवाल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे, क्योंकि कोतवाल के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की गई थी और सत्ता के दबाव में आकर कोतवाल को हटाने की मांग की गई है। हम चाहते हैं कि कोतवाल को वापस लिया जाए और तन्मय रावत के खिलाफ वारंट जारी हो। जो पार्षद है तन्मय रावत ये पहले से ही इस तरीके की हरकत करता है और प्रशासन के पास का पूरा रिकॉर्ड है। इन्हें लॉकडाउन में भी ये माहौल खराब करने की पूरी फिजा बिगाड़ दी थी, लेकिन प्रशासन ने उसे शांत कर दिया गया। और इसी तरीके से अभी बिरयानी की दुकान पे 4 दिन पहले वहाँ पे बदतमीजी करी और अब तो शब्द बोले और धार्मिक हमारी जो है भावनाओं को ठेस पहुँचाई। इसके लिए पुलिस ने जो अच्छा काम करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। भाजपा अपने नशे में यहाँ पे धरने में बैठकर उसको छुड़ा लिया। हमारी मांग ये है कि कोतवाल साहब जो ईमानदारी के साथ प्रशासन ने काम करा उनकी वापसी होनी चाहिए। जो मेरे सामने यहाँ धरना प्रदर्शन की हत्या करी है, एक पार्षद का बोले गुंडागर्दी में आए दिन उसकी ये गुंडागर्दी करता रहता है। वो उसके बाद कल मेरे साहब यहाँ बैठे वो बहुत ज्यादा, इसलिए आज हम जो पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस पे दबाव बनाया गया है सत्ता का, हम उसका खुला विरोध करते हैं। हम ये मांग करते हैं जो कोतवाल को वगैरह उसको वापस करा जाए। एक मैं अपराधी नहीं कहूँगा, ये काम तो कानून का तय करना है, अदालत का तय करना है कि अपराधी है या अपराधी नहीं है। अगर वो अपराधी है तो सज़ा देगा, अपराधी नहीं है तो उसको छोड़ेगा। ये काम न्यायालय का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से कल
और भारतीय जनता पार्टी के मेयर, पहले मैं हल्द्वानी के मेयर कहता था उनको, अब वो हल्द्वानी के मेयर ना होते हुए एक पार्टी के मेयर, जो उन्होंने कल एक अपना तमगा दिखा दिया है और उन्होंने जिस तरीके वो शिलान्यास कर रहे हैं अभी विकास को लेकर, एक विकास उन्होंने अपराध को बढ़ावा देने के लिए हल्द्वानी कोतवाली में कल किया है, उसका शिलान्यास किया है। उस शिलान्यास से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपराध को बढ़ावा दे रही है और अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रही है और उत्तराखंड अपराध प्रदेश बनाने का काम कल भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहाँ मिलने के लिए आए हैं। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कोतवाली हल्द्वानी में कल रात की घटना का जिक्र है। उनके द्वारा जो कल घटनाक्रम हुआ है कोतवाली में, उस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है और उसमें सही ढंग से जाँच करने के लिए आग्रह किया गया है। उनका ज्ञापन दे दिया गया है और उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें निष्पक्ष और सही जाँच होगी। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।